ओके, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। एक टॉपिक मैंने आपके लिए रखा था, बट अगेन आई रियलाइज्ड कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो मुझे इसको कवर करना चाहिए। इसमें जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी सब टॉपिक्स इसमें हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इसके छोटे छोटे नोट्स बनाइए। वीडियो देखिए, कॉपी सामने रखिए, पेन सामने रखिए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये जो एक्ट्स हैं ये बहुत लंबे होते हैं, लेकिन फिर देखना होता है कि हमारा क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। मोर और लेस वो चीज़ें मैंने कवर की हुई है, तो आप इनको रखिए, इसको याद करिए। और इसके बाद आप एमसीक्यूज ट्राई करिए, गूगल में सर्च करके एमसीक्यूज ऑन एनवायरमेंटल लॉज, तो आपको थोड़ा सा उससे एडिशनल फायदा मिलेगा। सो हम एनवायरमेंटल लॉज की बात करते हैं। सो पहला जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसका मकसद है टू फाइट प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। जो इसका बेसिक मकसद है वो टू फाइट प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन है, क्योंकि आपको पता है 1986 से थोड़ा सा पहले, 1-2 साल पहले हमारे एक ट्रेजेडी हुई थी हमारी कंट्री में। आप देख लीजिएगा कौन सी ट्रेजेडी हुई थी। कोई गैस लीक हुआ था, कहीं पे लीक हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट, उससे काफ़ी सारे लोगों की जान चली गई थी। तो उसके बाद थोड़ा सा हमारी कंट्री में जो कंसर्न है टुवर्ड्स एनवायरनमेंट वो ज़्यादा बढ़ गया। सो उसके बैकड्रॉप में काफ़ी सारी चीज़ें होगी। एक चीज़ ये भी होगी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आ गया। अभी इस चीज़ का, इस लॉ का मकसद क्या है? टू फाइट प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। देखिए, इसके कुछ हम पॉइंट्स देखते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के। पहले, इट एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक ऑल मेजर्स दैट कैन कंट्रोल एंड प्रिवेंट पोल्यूशन। एम्पावर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप जी कोई भी, आपको कुछ भी लगता है, कोई भी एक्शन आप लेंगे जिससे प्रोटेक्शन जो है एनवायरनमेंट का होगा, तो आप ले लीजिए। देखिए, ऐसा होता है कि कोई फैक्ट्री कहीं पे वो ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है, फिर आपको 10 जगह जाना पड़ेगा, 10 जगह परमिशन लेनी पड़ेगी, देन ओनली यू कैन क्लोज इट। लेकिन ये लॉ आपको एम्पावर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि आप कुछ भी करिए जो प्रिवेंशन है पोल्यूशन का, वो आपका हमेशा गोल होगा और आपको किसी भी कंडीशन में उसको अचीव करना है। सो आपको इस लॉ की वजह से जो गवर्नमेंट है उसको एम्पावरमेंट मिली है, उसको अथॉरिटी मिली है। उसके बाद दूसरा, स्पेशल प्रोसीजर्स फॉर हैंडलिंग हजार्डस सब्सटेंसेस, प्री एंड पोस्ट प्रोसेसिंग। जो भी हजार्डस सब्सटेंसेस हैं, पहले हम क्या करते थे, सबको मिल के ऐसे डिस्पोज करते थे, लेकिन उसके लिए प्री प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग हम देखेंगे आगे वो क्या होता है। प्री प्रोसेसिंग मतलब कि जो वेस्ट निकलेगा पहले ही कुछ प्रोसेस करेगा, जो इनपुट होगा उसमें कुछ एडिशंस करेंगे, सो दैट कि जो उसका एंड प्रोडक्ट जो है, जो उसका वेस्ट है, वो ज्यादा हजार्डस ना हो। या अगर कोई हजार्डस मटेरियल निकल भी गया, उसमें कुछ और एडिशंस करेंगे, कुछ और मटेरियल उसमें डालेंगे, उससे क्या होगा, वो ज्यादा हजार्डस नहीं रहेगा। इसके बाद, रिलैक्सड द रूल ऑफ लोकस स्टैंडी। देखिए, लोकस स्टैंडी लॉ की टर्म है, तो हम अपनी आसानी के लिए ये समझेंगे कि देखिए, लोकस स्टैंडी में मतलब मैं कितना, अगर मैं कोर्ट में किसी केस को लेके जाता हूं, तो वो केस कितना मेरे से रिलेट करता है, उसके मेरिट पे जज ये बोलेगा कि हाँ आप इस केस से रिलेटेड हो कि नहीं हो। सो कहने का मतलब कि काफी ज्यादा डीप रिलेशन होना चाहिए मेरा किसी भी केस के साथ, देन ओनली जज एक्सेप्ट करेगा कि हाँ आपका ये केस है। लेकिन यहाँ पे ये जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें रिलैक्स किए गए रूल्स ऑफ लोकस स्टैंडी कि कोई भी, जैसे मुझे लगा कुछ गड़बड़ी हो रही है, सो मुझे ये नहीं पूछेगा कोर्ट, मुझे आई विल नॉट बी आस्क्ड कि क्या आपको डायरेक्ट इसमें इम्पैक्ट पड़ता है। सो वो जो लोकस स्टैंडी का जो उसके आजू बाजू जो चीजें घूमती है, उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है। तो कहीं पे किसी को भी लगे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मुझे करनी है और मुझे ये लगा कि कहीं पे कोई पोल्यूशन हो रहा है, सो मुझे स्टेप ये लेना चाहिए, तो मैं ले सकता हूं। उसके बाद, स्ट्रिंजेंट पैनल प्रोविजंस, बड़ी जबरदस्त पेनल्टीज पड़ती हैं। ओके, इम्यूनिटी टू ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर एनी एक्शन डन अंडर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। जो ऑफिसर है, फॉर एग्जांपल कोई डीएम है, तो कहीं पे अगर कोई फैक्ट्री क्लोज कर ली, फिर डीएम पे 10 केस वहां से वापस ना हो जाए, तो ये लॉ की वजह से इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंडर अगर किसी ऑफिसर ने कोई फैक्ट्री को क्लोज किया या कोई स्टेप लिया या कोई एक्शन लिया, सो उसको इम्यूनिटी है, अगेंस्ट कोई, उसके अगेंस्ट कोई और एक्शन ना करे, उसको इम्यूनिटी मिल जाती है। सो वो फ्री है उस पे। इसका मकसद इस लॉ का यह है कि जो ऑफिसर है, अगर वो हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक्शन लेता है, तो उस ऑफिसर को कहीं से प्रेशर ना आए, वो ऑफिसर कहीं से परेशान ना किया जाए। सो ऑफिसर को फ्रीडम है, सो एनकरेजमेंट है कि आप जी ज्यादा जो है, जो एनवायरमेंट है उसे प्रोटेक्ट कीजिए। उसके बाद लास्ट में इसमें हम डिस्कस करेंगे सुप्रीमेसी ऑफ प्रोविजंस। देखिए, इसके जो प्रोविजंस है, जो हम पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये वाला, इसके जो प्रोविजंस है, इसमें क्या है, इसमें यह है कि इसके जो प्रोविजंस की वो सुप्रीमेसी ऑफ प्रोविजंस है। उसका मतलब यह हुआ कि
दो लॉज अगर हैं तो एक लॉ एक चीज कह रहा है, दूसरा लॉ दूसरी चीज कह रहा है, लेकिन हमेशा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में इसकी सुप्रीमेसी होगा कि अगर आप मान लीजिए दो लॉ है, कोई लॉ कहता है नहीं लाइवलीहुड लोगों को देना है, दूसरा लॉ कहता है नहीं इससे तो ये होगा हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, सो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट जो है वो उसकी ज्यादा सुप्रीमेसी होगा, हमेशा उसकी सुप्रीमेसी होगा इनके प्रोविजंस की। उसके बाद हम आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। सो एक्ट प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क टू एंश्योर प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो भी वाइल्ड लाइफ है उसके लिए एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा हमें बनाया जाता है कि आपको कैसे लॉज बनाने हैं, आपको क्या तरीका फॉलो करना है, यह हमें बताता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस लॉ में अमेंडमेंट हुई थी 1991 में। उस लॉ में क्या हुआ था, एक तो सेंट्रल जू अथॉरिटी जो मैंने आपको लिखवाया था क्लास में, सेंट्रल जू अथॉरिटी वॉज मेड ए स्टैच्यूटरी बॉडी। दूसरा पॉइंट ये, स्टेट गवर्नमेंट्स आर्ट एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एनी एनिमल एज वर्मिन। ये स्टेट गवर्नमेंट्स क्या नहीं कर सकती, ये किसी भी एनिमल को वर्मिन डिक्लेयर नहीं कर सकती। वर्मिन डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि अगर कोई भी जानवर है जैसे क्रो है, उसका आप मान लीजिए उसको मारना तो गलत है इथिकल लाइंस पे इंसानियत के लिहाज से, लेकिन हाँ अगर वो आपके फसल का नुकसान करता है सो आप उसको नहीं मार सकते। आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके अंडर आप उसको नहीं मार सकते तब तक जब तक आप उसको वर्मिन डिक्लेयर नहीं करते। अगर आपने उसको इफ यू हैव डिक्लेयर्ड क्रो एज अ वर्मिन उसके बाद आप उसको मार सकते हो। अभी स्टेट गवर्नमेंट्स को कोई अथॉरिटी नहीं है, जो 1991 का अमेंडमेंट है उस हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट को कोई अथॉरिटी नहीं है कि ये किसी भी जानवर को वर्मिन डिक्लेयर करे उसके बाद उसको मार दिया जाए। और उसके बाद है जो अमेंडमेंट है उसमें यह है इम्यूनाइजेशन ऑफ लाइव स्टॉक विद इन 5 किलोमीटर ऑफ रेडियस फ्रॉम नेशनल पार्क और सेंचुरी। नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ की जो सेंचुरी होती है उसके बाहर जो एरिया होता है वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको इम्यूनाइजेशन करना पड़ेगा जो आपका लाइव स्टॉक होगा, नहीं तो वहां से इन्फेक्शन आ सकता है। जैसे हमने पढ़ा था डिस्टेंपर वायरस एंड ऑल, काफी सारे वायरस जिन्होंने पॉपुलेशन को तबाह किया था। ओके अभी हम जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को पढ़ रहे हैं। देखिए इसको थोड़ा सा और पढ़ते हैं। एक्ट प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लिस्टेड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स। तो आपको एक लिस्टेड स्पीशीज बताया जाता है कि ये इनकी काफी हद तक आपको प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, मतलब इनको आप मार नहीं सकते हो। ये आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बताता है। मान लीजिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं होता और कोई आदमी जाता वो किसी टाइगर को या किसी और जानवर को जंगल में मार देता, सो हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं था। वो बोलता कि ये तो मैं तो मार रहा मैं अपनी खुशी के लिए, लेकिन अभी जब लॉ है तो हम लॉ के अंडर उसे पनिश कर सकते हैं। सो ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये हमें देता है, प्रोटेक्शन कराता है कुछ लिस्टेड स्पीशीज की। उसके बाद प्रोहिबिट करता है हंटिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज की। वही एंडेंजर्ड स्पीशीज है उसको आप हंट नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो आप पे काफी ज्यादा पेनल्टी लगेगी। प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क, सेंचुरीज एक्स्ट्रा। सो ये बताता है कि आप नेशनल पार्क्स बनाइए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। It creates 6 schedules which give varying degree of protection. So इसके schedules हैं इसमें जहां पे varying degree of protection, varying degree means कि एक शेड्यूल में एक होगा तो उसकी बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन है, दूसरे में होगा उसकी थोड़ी कम है। पहले देखिए शेड्यूल 1 एंड 2 जो है ये पार्ट 2 का है, इसमें जो भी जानवर आएगा उसकी एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन आपको देनी है। मैक्सिमम पेनल्टी यहाँ पे लगती है अगर किसी ने मार दिया। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए टाइगर, ये आता है शेड्यूल 1 में। सो अगर आप ये समझेंगे कि ये शेड्यूल 1 और 2 में जो जानवर आते हैं उनकी एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन है कि मतलब किसी भी कंडीशन में आप उनको नहीं मार सकते, आप मारेंगे तो आप पे बहुत ज्यादा पेनल्टी लग जाएगी। उसके बाद शेड्यूल 3 एंड 4 उसमें जो प्रोटेक्शन है वो भी बहुत ज्यादा है, बट शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 से थोड़ी सी कम है। और पेनल्टी भी, अगर आप इस जानवर को मारेंगे तो पेनल्टी भी आपको बहुत है, लेकिन शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 के जानवर को जो पेनल्टी लगेगी मारने के लिए उससे थोड़ी आपको शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 का अगर आप जानवर मारेंगे थोड़ी सी पेनल्टी कम है। उसके बाद शेड्यूल 5 है एनिमल्स दैट मे बी हंटेड लाइक वर्मिन, जो मैंने आपको बोला था। तो वर्मिन जो आता है वो आता है शेड्यूल 5 में। सो वो एनिमल जिनको आप हंट कर सकते हैं। वहां पे अगर आपको याद हो मैंने अभी आपको बोला था कि स्टेट गवर्नमेंट को अभी कोई हक नहीं है कि वो किसी भी एनिमल को डिक्लेयर करे कि ये वर्मिन है, क्योंकि अगर वर्मिन डिक्लेयर करा उसके बाद ये है कि उसको मारा जा सकता है। सो वर्मिन में जैसे कॉमन क्रो आता है, फॉक्स आता है, जकाल आता है या माइस आता है। उसके बाद शेड्यूल 6 में कुछ आते हैं एंडेमिक प्लांट्स प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टिवेशन।
तो ये किसी एरिया में होते हैं तो बाकी आप इसको वहां से बाहर निकाल के कहीं पे कल्टिवेट नहीं कर सकते हैं ऑल। सो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक तो ये वर्मिन किस में आता है, शेड्यूल 5 में आता है, और वर्मिन स्टेट जो है उसको अब अथॉरिटी नहीं है कि वो डिक्लेयर करे किसी भी जानवर को कि ये वर्मिन है जी। उसके बाद हम आते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 पे। देखिए आपको पता ही होगा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स को, जिसमें हमने पढ़ा था नगोया प्रोटोकॉल, हमने पढ़ा था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसमें हम ये कहते थे कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसको यूज करना है, प्लस बायोसेफ्टी देखना है। जो लिविंग LMO पढ़ा था हमने, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। सो वो आपको वो जो एक्ट था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, उसमें जान डालने के लिए, उसको जिंदा करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए, क्योंकि हमें क्या करना था, हम हवा में तो नहीं बोल सकते कि हम जी ये लॉ लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट हो जाएगी, हम ये लॉ लगाएंगे तो हमारे लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कंट्रोल में रहेंगे, सो कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा उनका तो ध्यान रखा जाएगा। ऐसा तो नहीं होता, लेकिन हाँ ये तभी पॉसिबल होता जब हम इसके लिए कोई लॉ लाते। नहीं तो मैं करता, मुझे कोई रोकता नहीं, क्योंकि कोई कानून, मैं बोलता कौन सा लॉ है दिखाओ मुझे। अब जब लॉ आया मतलब फिर एक कंट्रोल मैकेनिज्म आ जाता है कि अथॉरिटीज के पास एक हक आता है, उनके पास अथॉरिटी आती है, वो उसको पनिश कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे, आप समझेंगे कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को इसलिए लाया गया टू अचीव जो ऑब्जेक्टिव्स थे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के। अभी ये रिकॉग्नाइज करता है स्टेट्स का राइट्स ऑफ स्टेट्स टू यूज देयर ओन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी में काफी सारे रिसोर्सेज होते हैं, चाहे कोई एनिमल है, कोई प्लांट है, कोई और स्पीशीज है जिससे कोई मेडिसिन बन सकता है, जिससे कोई दवाई बन सकती है। सो उन स्टेट्स का हक हमें दिखाता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो हमारे यहाँ पे है। सो ऑब्जेक्टिव्स अगर इसके देखें, पहला है कंजर्वेशन, दूसरा है कि सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स मतलब जो भी बायोडाइवर्सिटी होगा, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्स। जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं उनकी जो शेयरिंग है, अगर कोई बेनिफिट, उनकी शेयरिंग, उसकी वजह से कोई मेडिसिन बना या कोई कमर्शियली वायबल प्रोडक्ट बना, सो वो भी यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसमें है। हमारा जो ये है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, वो आपको ये भी बताएगा कि आपको फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करना है। सो मैं ये भी कह सकता हूँ कि लीगल बेसिस देता है ये नगोया और कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है, जो हमने पहले डिस्कस किए हैं बिल्कुल डिटेल में। सो अभी ये भी है, आप याद रखेंगे कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट क्या है। ये जान डाल देता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में, रिकॉग्नाइज करता है स्टेट का हक कि हाँ अगर आपकी बायोडाइवर्सिटी में कोई ऐसी चीज है जो कमर्शियली एक्सप्लॉइट हो सकती है, जिसकी मेडिसिन बन सकती है, जिसका कोई कमर्शियल प्रोडक्ट बन सकता है, तो आपका हक है उस पर। सो ये अब आपको ये हक तो आपका है, लेकिन इसको प्रोटेक्ट आपका करेगा जो आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है। उसका ऑब्जेक्टिव कंजर्वेशन, दूसरा सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स, उसके बाद फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। ये आपको पता है, ये मैंने आपको बताया है डिटेल में, वहां पे एक दो वाले जो वीडियोस थे उसमें बताया मैंने, नगोया और कार्टेजिना प्रोटोकॉल में डिटेल में समझाया है। उसके बाद ये एनवर्साइज करता है 3 स्ट्रक्चर। एक तो बोलता है कि आप जी क्रिएट करो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, उसके बाद स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स करो, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज एट लोकल लेवल। हम थोड़ा सा देखते हैं, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो होती है ये एस्टैब्लिश गई 2003 में की गई टू इम्प्लीमेंट बायोडाइवर्सिटी एक्ट। बायोडाइवर्सिटी एक्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए हमने बनाया नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। एक स्टैचुरी बॉडी है, इसका फंक्शन होता है एडवाइजरी फंक्शन होता है कि एडवाइस करे सेंटर को, रेगुलेटरी फंक्शन होता है कहीं कहीं भी कंट्रोल भी कर सकते, और फैसिलिटेटिव फंक्शन है कि किसी चीज को फैसिलिटेट करना, कोई हमें प्रोडक्ट चाहिए होता तो वो अवेलेबल कराना, कोई हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती तो उस इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराना। इसका हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई में है। ऐसे ही जो स्टेट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोर्ड्स होते हैं ये भी हर सारे स्टेट्स में होते हैं, और इनका भी काम ऐसे होता है, एडवाइजरी फंक्शन होता है, रेगुलेटरी फंक्शन होता है, फैसिलिटेटिव फंक्शन होता है। ओके, उसके बाद हम आते हैं जनाब द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है ये 2006 का। सो ये एसटीज एंड जो अदर फॉरेस्ट डेवलपर्स होते हैं उनके जो राइट्स है उसको रिकॉग्नाइज करता है। पहले है यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, प्रोवाइड्स फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ डिप्राइव्ड फॉरेस्ट राइट्स अक्रॉस इंडिया
फॉर बोथ इंडिविजुअल राइट्स टू कल्टिवेट लैंड इन फॉरेस्ट एरिया, दूसरा कम्युनिटी राइट्स और कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। देखिए यहाँ पे एक ये है वर्ड है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन मतलब होता है कि कुछ आपने लिया है किसी चीज से, मैंने किसी से कोई चीज छीन के ली, जब मैं उसको वापस दूंगा तो हम बोलेंगे आपने वो चीज को रेस्टिट्यूट किया। सो यहाँ पे क्या था, जो पहले फॉरेस्ट डिवेलपर्स थे, जो फॉरेस्ट में जंगल में लोग रहते थे, ट्राइबल्स रहते थे, शेड्यूल ट्राइब्स, उनका जो लाइवलीहुड था वो एंटायरली डिपेंडेंट था उनके जो फॉरेस्ट थे उन पे। वो वहीं पे खाना खाते थे, जंगल से उनके लिए उनके रिसोर्सेज निकलते थे, लकड़ी निकलती थी, उसी से वो अपना गुजारा करते थे। वहां माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस निकलता था जिसका क्या होता था, उसकी वो मेडिसिन बनाते थे, उसी से खाना लेते थे। सो उसके बाद कुछ हुआ, कुछ लॉज ऐसे बने कि उनसे ये सारा छिन गया, तो उनको रेस्टिट्यूट करने के लिए, उनको ये राइट्स वापस देने के लिए हमने बनाया शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। अभी देखिए इसमें क्या है, जैसे हम बोलते हैं रेस्टिट्यूशन दो चीजों का, एक तो इंडिविजुअल राइट्स टू कल्टिवेट लैंड इन फॉरेस्ट एरिया, कि मैं हूं जंगल में, मैं उधर ही रहता हूं, तो एक तो मुझे इंडिविजुअल राइट दिया कि हाँ आप इधर रहते हो तो आपका हक है, आप फॉरेस्ट लैंड को कल्टिवेट करो। दूसरा होता है कम्युनिटी राइट्स और कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। जैसे जंगल में आपने देखा होगा वो ट्राइबल्स रहते हैं, मूवीज में हम देखते हैं, सो उनका एक डिफाइंड एरिया होता है, वो कम्युनिटी उनकी होती है, उनका एक अलग इंडिविजुअल राइट नहीं होता। इंडिविजुअली मतलब वहां जो जमीन होती है वो सबकी होती है, वो जो प्रॉपर्टी होती है वो सबकी होती है। वो एक जैसे अगर उनको राइस बनाना है तो वो जमीन वहां पे पड़ी है, सारे आ जाएंगे, सारे लग जाएंगे, फिर वो खाना उस पर शेयर करेंगे। सो एक तो ये जो फॉरेस्ट जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, ये क्या करता है, दोनों चीजों को रेस्टोर करता है। एक तो इंडिविजुअल का राइट कोई होगा किसी ट्राइब में, वहां इंडिविजुअली लोग काम करते हैं, तो एक तो उसका हक, दूसरा कम्युनिटी का हक। कम्युनिटी भी कि आपकी कम्युनिटी में लैंड है कहीं पे, तो आपकी कम्युनिटी जाए उस ऐश से करे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी कम्युनिटी में इंडिविजुअल है, एक तो उनका कम्युनिटी लैंड है, मतलब एक तो उनका साथ में लैंड है, एक एरिया उन्होंने रखा है कम्युनिटी लैंड के लिए, कम्युनिटी सारी है यहाँ पे उगाएगा ब्ला ब्ला ब्ला। दूसरा है कि उनका इंडिविजुअल राइट, तो दोनों चीजें सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। ओके, इसमें क्राइटेरिया कुछ है कि आप किसी बंदे को कैसे ये बोल सकते हो कि इसका राइट है किसी जंगल में। एक तो रेजिडेंस होना चाहिए, 25 साल से वो वहां पे रह रहा है। दूसरा होना चाहिए डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट फुली फॉर लाइवलीहुड, कि वो बंदा डिपेंडेंट है फॉरेस्ट पे, बाकी उसका जिंदा रहने का कोई और जरिया नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई वहां से ट्राइबल एरिया से निकल के कोई एसटी पे आ गया, फिर वो बहुत बड़ा ऑफिसर बना है तो वो बोलेगा नहीं मुझे वहां पे राइट चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। बस ये है कि आपको अगर ये लगता है कि क्या है जनाब, ये जो कोई इंसान है इसका फुल्ली डिपेंडेंस है इन जंगलों पे। तीसरा आपको याद रखना है मैक्सिमम लिमिट 4 हेक्टेयर्स की। कोई बंदा बोलेगा जमीन कितनी है, ऐसा नहीं कि वो पूरी जो जमीन है उसको बोलेगा मेरी है क्योंकि मुझे ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का एक्ट है उसकी वजह से मुझे जमीन मिली है। नहीं, वो मैक्सिमम 4 हेक्टेयर्स। मैक्सिमम का मतलब ये नहीं कि सबको 4 हेक्टेयर्स मिले। इन एक्सट्रीम केस कोई बोले कि नहीं एक कि मेरी जी सारी जमीन है, तो एक लिमिट रखा गया है कि 4 हेक्टेयर्स कोई भी इंसान कहला सकता है, कोई भी इंसान कह सकता है क्लेम, वो 4 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं कर सकता। अभी आपको याद यहाँ पे रखना है कि नोडल एजेंसी जो है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अगर हम इस राइट की बात करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, तो इसमें जो नोडल एजेंसी है इट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। उसके बाद इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है नेशनल पार्क सेंचुरीज रिजर्व फॉरेस्ट हैव बीन इंक्लूडेड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स। उसका मतलब कि अगर कोई नेशनल पार्क भी है, वहां पे कोई जंगली जो लोग रहते हैं, ट्राइब्स हैं, तो उनका वहां पे भी हक है, उनका वहां से निकाल नहीं सकते। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपको लगेगा नहीं नेशनल पार्क में तो हम ऐसा कर नहीं सकते। ऐसा है कि अगर वहां पे कोई बंदा है तो उसका अपना राइट है, उसे आप छीन नहीं सकते इसलिए कि यार हम किसी चीज को बचा रहे हैं या कुछ और। उसके बाद यहाँ पे इसका राइट होता है ही हैज राइट टू यूज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अभी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है, देखो जंगल में कुछ चीजें जो अवेलेबल होती हैं, जैसे हम बोलेंगे नॉन टिम्बर, वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। बैम्बू, नॉन टिम्बर मीन्स कि कोई भी चीज जो लकड़ी ना हो। उसके बाद बैम्बू आप समझते हैं, ब्रशवुड एक टाइप का वो छोटा छोटा जो वुडी स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टम्प्स मतलब वहां की जो छोटी छोटी लकड़ियां एंड ऑल, केन्स एक्स्ट्रा, ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में होते हैं। लेकिन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आपको याद रखना है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में जो ट्राइबल एरियाज के लोग होते हैं उनका हक है।
आपने ऐड भी देखा था पहले, एक ऐड आता था टीवी पे, नेशनल टीवी पे, वहां पे बोला जाता था कि कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला उनको हैरेस करने की कोशिश करता था ट्राइबल्स को, लेकिन उसके बाद वो कहते थे नहीं हमें पता है ये हमारा हक है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे टिम्बर बैम्बू है अब उसको काट दो, यहाँ पे लिखा है मैंने नॉट फेलिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्लांट्स, तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के प्लांट्स जो है उस पर आपका हक नहीं है कि आप काट के उनको ले जाओगे। आपका हक है वहां से जो चीज, अगर जैसे कि कोई चीज वहां से निकलती है, नॉन टिम्बर प्रोडक्ट निकला, बैम्बू निकला, आपको क्या करना है, इसका फायदा तो उठाना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको जड़ से ही उखाड़ दो कि किसी कोई प्लांट है उस पे कोई माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में कोई फ्रूट निकलता है तो आप प्लांट को ही खत्म करोगे, नहीं। फेलिंग ऑफ ट्रीज आपका हक नहीं है, बाकी जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो आपका है। और आपको याद रखना है इस क्या कहते हैं, ये जो हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट है, इसके हिसाब से आपका राइट जो है वो हेरिटेबल है, कि पहले बाप को था, अभी जो है किसी और को आ जाएगा, उसके बच्चे को मिलेगा, उसके बाद उसके बच्चे को मिलेगा। उसके बाद ये आप याद रखेंगे जो ग्राम सभा है हैज बीन डेजिग्नेटेड एज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हु हैज राइट और हु हैज नॉट, मतलब जो ग्राम सभा उस एरिया की होगी तो उसको फुल अथॉरिटी होगी डिसाइड करना कि कौन यहाँ का है, किसका हक है और किसका नहीं हक है, तो ये ग्राम सभा के हाथ में होगा। उसके बाद हम आते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। देखिए बायोमेडिकल वेस्ट हमने बात की थी एक टाइम पे, हमने क्लास में बात की थी, इसमें ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट आते हैं, बॉडी पार्ट्स आते हैं, सिरेंजेस, नीडल्स आते हैं। सो एक एक्ट आया बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। अब इसमें क्या किया, फीचर्स इसके क्या थे, इंक्लूजन ऑफ न्यू हेल्थ केयर एक्टिविटीज, वैक्सीनेशन कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप, सर्जिकल कैंप्स। पहले क्या होता था कि किसी गांव में आपने कोई वैक्सीनेशन कैंप किया, वहां से गंद डाला तो निकल गए, लेकिन अभी जो 2016 के फीचर्स है इसने बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर लिया सिस्टम को। इसने आपको बोला कि ये जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं ये हर जगह लगेंगे। आपने कहीं पे सर्जिकल कैंप किया, उधर भी आपको जो है वहां से वेस्ट निकला उसको आपको डंप करना है। आपको ब्लड डोनेशन कैंप आपने किया, वहां पे भी आप कोई बैग वैग डाल लेते हो तो उसको भी आपको ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा कि आप जी भाग जाओगे, ऐसा नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे जनाब ये आता है, कहाँ पे थे हम, प्री ट्रीटमेंट ऑफ लैब वेस्ट। जो लैब का वेस्ट है उसको आपने प्री ट्रीटमेंट करना है, मतलब आप उसको बाहर तो डालेंगे लेकिन पहले आप उसमें कुछ एडिशंस करेंगे। एडिशंस का मतलब कोई केमिकल निकला, सो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी का फोन आ रहा था, सो आई हैड टू डिस्कनेक्ट, स्विच ऑफ करना पड़ा। ओके मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इंक्लूजन किया गया जो भी हेल्थ एक्टिविटीज आप करते हैं वैक्सीनेशन कैंप्स या बाहर, आपको उसमें भी जो ये जो रूल्स हैं बायोमेडिकल वेस्ट के वो अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद प्री ट्रीटमेंट ऑफ लैब वेस्ट, लैब से जो वेस्ट निकलेगा उसका प्री ट्रीट करना है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने नीडल फेंक दिया, आपको उसको आपने देखा होगा आज उस नीडल को जलाया जाता है उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है, सो हम उसको प्री ट्रीटमेंट में डाल सकते हैं। ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, जो भी वेस्ट के साथ डील करता है उनको आपने ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि आपको उनके 50 साल की डिग्री करानी है, ट्रेनिंग में उनको सिंपल आपको समझाना है, टेक्निक्स बतानी है कि भाई ऐसा करना है, आपने ऐसा करना है, आपको ऐसा जाना चाहिए। उसके बाद ये जो वर्कर्स होते हैं इनकी इम्यूनाइजेशन भी करनी है, आपको इनको वैक्सीन देना पड़ेगा, कुछ भी ये करते हैं बिकॉज इनका हेल्थ भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ये जो बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स है इसके हिसाब से हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। देखिए क्या क्या, एक तो हम करते हैं क्लासिफिकेशन, एक होता है जनरल वेस्ट, जिसमें पेपर टिश्यू आ गया हॉस्पिटल से निकला, वाटर बोतल निकला, कुछ भी निकला, या जो वो प्लास्टिक की बोतल होती है जिसमें वो DNS होता है, सलाइन एंड ऑल। उसके बाद इन्फेक्टेड प्लास्टिक, देखिए सिरेंज आता है उसमें ग्लव्स आते हैं, इसमें इसको आपको रिसाइकल करना पड़ेगा। जनरल वेस्ट को आपको इंसिनरेट करना पड़ेगा। उसके बाद होता है इन्फेक्टेड वेस्ट, जिसमें आएगा एनाटॉमिकल लिक्विड्स, लैब वेस्ट, एक्सपर्ट मेडिसिन, उसको आपको डीब्यूरियल देना पड़ेगा। उसके बाद ग्लासवेयर, ग्लासवेयर भी आपको पता है इंजेक्शन दे दीजिए वो ग्लासवेयर में आता है, या मेटेलिक इम्प्लांट्स जो आते हैं वो भी हम ग्लासवेयर में डाल देते हैं। आप बोलेंगे मेटल कैसे ग्लास में आ गया, तो हम डाल देते हैं क्लासीफाई करने के लिए। तो इन चीजों को आपको रिसाइकल करना पड़ता है। उसके बाद एक और कैटेगरी है तो उसको हम कहते हैं शार्प्स। ये तो 1 2 3 4 तो हो गए, इसमें जो क्लासिफिकेशन दैट इज और, बट हम एक और
एक सेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं शार्प्स, जिसमें नीडल्स एंड ऑल। ये क्यों है? क्योंकि इनका थोड़ा सा जो डिस्पोजल होता है इट इज बिट डिफरेंट। ओके, प्रोसीजर इज सिंप्लीफाइड फॉर अथॉराइजेशन। यहाँ जो ये जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, इसने जो प्रोसीजर्स पहले होते थे उनको काफ़ी सिंप्लीफाई किया कि अगर मेरी लैब है तो मुझे पहले 10 जगह परमिशन लेना पड़ता था, अभी वो प्रोसीजर सिंप्लीफाई हो गया, मुझे अथॉराइजेशन जल्दी से जल्दी मिल जाता है। स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स फॉर इंसिनरेशन, यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि हम जनरल वेस्ट का यहाँ पे हम इसको इंसिनरेट करेंगे, लेकिन क्या होता है मुझे वहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ जो है हार्मफुल टॉक्सिन्स एनवायरनमेंट में रिलीज ना हो रहे हो। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू प्रोवाइड लैंड फॉर सेटिंग अ बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी। तो ये काम है स्टेट गवर्नमेंट का कि वो हर स्टेट में हर जगह क्या करे, कुछ फैसिलिटी, कोई स्पेस दे दे, कोई वहाँ पे कुछ सिस्टम क्रिएट करे, जिससे क्या होगा वो जो वेस्ट है बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो आसानी से डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। सो ये सारी चीजें जो कहता है हमें, ये कौन कहता है? ये कहता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। उसके बाद हमें इसमें अमेंडमेंट देखा 2018 में, उसमें था फेज आउट ऑफ क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स, एक्सेप्शन ब्लड बैग्स एंड ग्लव्स। अभी क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड एक जो है वो केमिकल होता है, उसमें क्या है जो यूएनडीपी की साइट है मैंने देखा तो वो कहती है कि इसमें काफी सारे, जब हम इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं सॉइल में तो इससे काफी सारे केमिकल जो होते हैं वो सीप इन हो जाते हैं ग्राउंड वाटर में। सो हमें ये बोला गया कि हम फेज आउट करेंगे जो पॉलीक्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स हैं जो हेल्थ सेक्टर में हम लगाते हैं उसको हम फेज आउट करेंगे। उसमें एक्सेप्शन है, एक तो ब्लड बैग्स और ग्लव्स के बगैर जो भी विनाइल क्लोरिनेटेड जो भी बैग्स हैं उनको हम हटा देंगे, फेज आउट करेंगे ग्रेजुअली, मतलब खत्म करेंगे, हम कुछ और ऑप्शन लाएंगे उसके लिए। एनुअल रिपोर्ट ऑफ ऑल हेल्थ केयर फैसिलिटीज ऑन वेबसाइट, जो वेबसाइट होती है उस पर आपको डालना पड़ेगा, स्टेट में या सेंटर में आपको डालना पड़ेगा, खास करके स्टेट में, कि सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज ने फलानी ने ऐसा किया, इतना वेस्ट जनरेट किया। सो ये भी आपको 2018 अमेंडमेंट बोलता है। उसके बाद बार कोडिंग एंड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ऑफ हैंडलिंग बायोमेडिकल वेस्ट। सो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड बार कोडिंग की, जैसे कि कोई हमने बोला था, आपको याद होगा हमने कोविड-19 BMW बोला था। सो आपको पता है कि उसे क्या होता था कि पता चलता था कि वेस्ट कहाँ से जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे बार कोडिंग जैसे आप शॉप पे जाते हैं बार कोड आपको पता ही है। एंड ग्लोबल पोजीशनिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, तो मतलब एक आइडिया लगना चाहिए कि ये कहाँ से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ पे डिस्पोज ऑफ हो रहा है, किस रास्ते से जा रहा है, कौन से रोड को फॉलो करता है। सो इसलिए ये 2018 ने कुछ अमेंडमेंट्स इस चीज में बोली थी। उसके बाद हम आते हैं हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। हजार्डस का मतलब होता है समथिंग दैट इज डेंजरस टू हेल्थ और एनवायरनमेंट। देखिए इसका नेचर जो, अगर हम हजार्डस वेस्ट का देखें, इसका नेचर जो होता है वो कैसे होता है, इसका फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल या रिएक्टिव हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, एक्सप्लोसिव हो सकता है, कोरोसिव हो सकता है। कुछ आपने वेस्ट मटेरियल निकाले, आप समझ लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम, आपका लैपटॉप टूट गया तो वहां से कुछ हो सकता है टॉक्सिक चीजें निकले, कुछ इनफ्लेमेबल चीजें निकले, आपके कहीं पे डाल दिया तो आग लग सकती है, कुछ एक्सप्लोसिव हो सकता है। जनरली ये वाले हजार्ड्स जो वेस्ट आते हैं ये आते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी से, प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, नॉट प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मैं बोलूंगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से। उसके बाद जो पेंट की इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, इन सब से आते हैं। अभी इस वेस्ट ये जो हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इन्होंने क्या बोला, इन्होंने पहले बोला फीचर्स दिए, इन्हें प्रिस्क्राइब किया एसओपी मीन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल हम आपको बोलते हैं कि आप इंस्टीट्यूट में आते हो, आप आते थे बैठते थे, फिर हमने बोला कि नहीं कोविड है तो प्रोटोकॉल है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यह है कि जो ही आप दरवाजा ओपन करेंगे आप पहले सैनिटाइजर से हाथ साफ करेंगे, उसके बाद किसी चीज को टच नहीं करेंगे, उसके बाद बैठेंगे, अपना मास्क पहनेंगे, वेट करेंगे, 10 मिनट वेट करेंगे, ग्रेजुअली धीरे धीरे सारे स्टूडेंट निकल जाएंगे। तो आप काम वही करते थे, वही फिर से आपने किया, लेकिन अभी आप कोई स्टैंडर्डाइज तरीके से कर रहे हो, उसका हमने बोला स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सो हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे ठिकाने लगाना, उसके लिए कुछ ये जो एसओपीज हैं वो इस लॉ ने बताया, इस रूल ने बताया, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल ने वो लॉज बताए। उसके बाद सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर सेटिंग अप हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी, कि अगर किसी को हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी, कोई ऐसा मान लो कोई स्ट्रक्चर बनाना है, कोई फैक्ट्री सी छोटी सी बनाए जहां पे वो इस चीज को, फैक्ट्री तो नहीं कहूंगा मैं कहूंगा कोई कारखाना बनाए जहां पे इसको ठिकाने लगाया जाता है, इसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। अगर कोई ऐसा बनाना चाहता है उसको जट से सिंगल विंडो क्लियरेंस, उसको 10 ऑफिस में नहीं जाना, एक ऑफिस में ही सारा काम हो जाएगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ वेस्ट हैज बीन स्ट्रीमलाइन।
अभी आप बोलेंगे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट वेस्ट का क्या मतलब हो गया, मैं आपको समझा दूं। देखो, कुछ वेस्ट मटेरियल होता है कहीं से, मानो यूएसए में कुछ वेस्ट मटेरियल हो गया, लेकिन हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं यहाँ पे, या हमारी कंट्री में कुछ वेस्ट निकला उसको किसी गरीब कंट्री में बेच सकते हैं जहां वो उसको रिसाइकल करेंगे। सो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ वेस्ट हैज बीन स्ट्रीमलाइन। अभी इसके लिए ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये स्ट्रीमलाइन किया गया है, गवर्नमेंट ने इसके जो रूल्स हैं वो आसान बना दिए हैं। रीयूज नॉर्म्स हैव बीन सिंप्लीफाइड, किसी चीज को आप रीयूज करना चाहते हो वो सिंप्लीफाई किया गया है। अगर जो हजार्डस वेस्ट में कोई आप किसी चीज को जैसे मैं आप फिर से करना चाहते हो रीयूज, तो वो सिंप्लीफाई किया गया है, यहाँ ये वाली लाइन पढ़ रहे हैं। उसके बाद को प्रोसेसिंग एज अ प्रेफरेंशियल मैकेनिज्म ओवर डिस्पोजल। को प्रोसेसिंग आप ऐसा समझिए कि वो यही कह रहा है कि एक तो डिस्पोजल, दूसरा होता है कि हम रिसाइकल करें। सो को प्रोसेसिंग अगर आप करते हैं उसको प्रेफरेंशियल माना जाता है कि नहीं, उसको प्रेफर किया जाता है कि आप काफी सारे जो मटेरियल्स हैं उनको आप रिसाइकल करते हो तो कर लीजिए, ठीक है। स्टेट स्कोप प्रोवाइड करनी पड़ेगी, फैसिलिटी स्पेस देना पड़ेगा, सो दैट ये जो हजार्डस वेस्ट है इसको ठिकाने लगा दिया जाए। उसके बाद 2019 में इसमें भी अमेंडमेंट आ गई। देखिए क्या, पहला तो सॉलिड वेस्ट solid plastic waste has been prohibited from import into country including SEZ and by export oriented units। कि पहले जो मैंने बोला हम इंपोर्ट करते थे, कोई भी वेस्ट को इंपोर्ट करते थे किस लिए कि हम इसको यहाँ पे रिसाइकल करें, लेकिन अभी सॉलिड वेस्ट जो है सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट वो नहीं आएगा, चाहे आप SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में लेके आओ या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन्स में भी लेके आओ। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होता है, वो कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिनको आप इसीलिए बनाते हो सो दैट आपका एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाए। यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन देते हैं, लेबर रूल्स, लेबर लॉज में थोड़ी सी आपको रिलैक्सेशन मिलती है एंड ऑल। उसके बाद एक्सपोर्टर्स ऑफ सिल्क कैन एक्सपोर्ट एनी वेस्ट जनरेटेड। जो अगर एक्सपोर्टर्स ऑफ सिल्क हैं सो वो चाहे कि कुछ वेस्ट निकला तो उसको हम किसी और कंट्री को देंगे जहां पे उसको रिसाइकल करेंगे तो वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इलेक्ट्रिक डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड कैन बी इंपोर्टेड बैक विद इन अ ईयर विदाउट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉर एनवायरमेंट। और इसका क्या है, देखिए इसका मतलब यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो क्या करेगा, MOEF वो क्या करेगा, वो आपको कभी कभी रोकते। आप समझ लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट बना दिया, वो किसी कंट्री में मैंने कोई मशीन भेजी, लेकिन वो वहां पे चल ही नहीं रहा है। अब चल नहीं रहा है तो वो क्या करेंगे, मैंने एक्सपोर्ट तो किया था, वो बोलेंगे इसको वापस ले, वो ठीक करो। अब उसको मैंने ठीक तो करना है लेकिन वो एक टाइप का वेस्ट ही है। लेकिन अभी क्या होगा, मुझे अगर मैं उसे विद इन अ ईयर मैं उसको वापस लाऊंगा ठीक करने के लिए, इंपोर्ट बैक करता हूं, या बिकॉज ऑफ एनी रीजन उन्हें वापस भेज दिया, वो बोलेंगे नहीं पैसे नहीं देंगे, जो बाकी पैसे है वो हम नहीं देंगे, आप इसको वापस लो, हम आपको आप इसको ठीक करो फिर हम देखेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मुझे विद इन ए ईयर अगर मैं उस चीज को वापस लाता हूं, सो मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी अगर मैं विद इन ए ईयर उसको वापस लाता हूं, ठीक है जी, ओके। अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 की हम बात करते हैं। यहाँ पे हमने हजार्डस वेस्ट की बात की थी, अभी हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 की बात करते हैं। देखिए इसने रिप्लेस किया म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एक्ट था पहले, उसको रिप्लेस किया और हमारे सामने आया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। अभी क्या है, ये लॉ एप्लीकेबल है बियॉन्ड म्युनिसिपल लिमिट्स। वो जो पहला वाला था वो म्युनिसिपल लिमिट्स, जैसे आपको पता है म्युनिसिपलिटी का एक एरिया होता है, उसके बाहर ये रूल्स नहीं चलते। जैसे श्रीनगर म्यूनिसिपलिटी है तो उनका एक स्पेसिफिक एरिया होगा, उसके बाहर उनकी नहीं चलती, उसके बाहर उनके रूल्स जो है वो अप्लाई नहीं होते, वहां नोटिफाइड एरिया कमेटी ब्ला ब्ला जो भी चीजें होती। तो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ये है रूल्स है, ये बियॉन्ड म्यूनिसिपल लिमिट्स काफी जगहों पे लगते हैं। साइलेंट फीचर्स इसका पहले की सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स की, जहां से वेस्ट जनरेट होता है वहीं पे उसको सेग्रीगेट करो। एक तो बायोडिग्रेडेबल में डाल दो, जैसे आपको भी बोला गया था बीच में कि घर में 2-3 डस्टबिन रखो, एक में बायोडिग्रेडेबल मटेरियल डालो, दूसरे में ड्राई डालो, उसके बाद डोमेस्टिक जो हजार्डस वेस्ट होता है जैसे डायपर, नैपकिन्स, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, उसको इसमें डाल दो, ठीक है। सो पहला इसका है साइलेंट फीचर की सेग्रीगेशन करो जी सारे वेस्ट का। उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मैन्युफैक्चरर टू डिस्पोज ऑफ सैनिटरी एंड पैकेजिंग वेस्ट, ये इसमें आता है कलेक्ट बैग स्कीम। कलेक्ट बैग स्कीम का मतलब ये होता है कि आप मान लो कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने कोई बोतल
बेच दी कोई जूस की, तो कलेक्ट बैक स्कीम है वो उस बोतल को फिर से वापस लेता है, उसको रीयूज करता है, तो क्या होगा, प्लास्टिक ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा। आपने कभी देखा होगा कि कोई कंपनियां होती है वो आपको बोलती है कि अगर आप पैकेजिंग रिटर्न करोगे तो आपको 10 रुपए मिलेंगे, आपको अगर आप 10 पैकेजेस वापस करोगे तो आपको फिर से एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो वो कलेक्ट बैक स्कीम वही होता है। अब इसमें क्या होता है, इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर टू डिस्पोज ऑफ सैनिटरी पैकेजिंग एंड वेस्ट। देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरर की होती है किस लिहाज में कि वो डिस्पोज करे कुछ पैकेजिंग वेस्टेस होते हैं उनको, जो मैन्युफैक्चरर जिसने वो क्रिएट किया उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो ऐसे कर सकता है कलेक्ट बैक स्कीम की, वो उसको लगेगा ये पॉलिथीन तो अब एनवायरमेंट में आ गया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे पेनल्टी पड़ेगी। वो बोलेगा नहीं, कलेक्ट बैक स्कीम वो किसी तरीके से बोलेगा नहीं, मुझे वापस आप करो, मैं आपको कुछ इसका इंसेंटिव देगा। यूजर फीस फॉर कलेक्शन डिस्पोजल प्रोसेसिंग ऑफ बल्क जनरेटर, किसी कोई बल्क जनरेटर है वहां बहुत ज्यादा वेस्ट जनरेट होता है तो उसको प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा वहां की म्यूनिसिपलिटी को। प्रमोटिंग कंपोस्ट एंड वेस्ट टू वेल्थ, देखिए एक तो कंपोस्टिंग मैंने आपको बोला था कैसे करते हैं कि जो भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसका आप समझो आपने उसकी खाद बना दी या कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल बना दिया, आपने उसमें अर्थवर्म्स बाकी बाकी चीजें ऐड कर दी, तो एक तो आप उसको प्रमोट करते हो। ये लॉ आपको कहता है कि आप जी प्रमोट करो, जो कंपोस्टिंग है उसको प्रमोट करो, प्लस आपका ये भी वेस्ट टू वेल्थ। वेस्ट टू वेल्थ मतलब कि जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसको आप क्या करो, उसको आप रीयूज करो, रिसाइकल करो, सो आपको उससे फायदा मिलेगा। ठीक है ना। अब ऐसा समझो कि आपने लाइफ में आज तक कितनी जो है मोबाइल जो है कोक या कोई और पिया होगा। सो अगर आप वो सारी बोटल्स आप देखो वो कलेक्ट करोगे तो किसी प्लास्टिक वाले को भी बेचोगे, शायद आपको उससे 10,000 15,000 मिल जाएगा। सो मैं बोलूंगा वेस्ट भी एक वेल्थ ही होता है। ओके, रिवीजन ऑफ पैरामीटर्स एंड एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स, देखो लैंडफिल्स या एमिशन जहां से होते थे उनके पैरामीटर्स मतलब ये बोला गया कि नहीं यहाँ पे लैंडफिल जो है इसको आपको कवर करना पड़ेगा, आपको थोड़ी खुदाई करनी पड़ेगी 5 मीटर पहले, उसके बाद नीचे एक सीमेंट की लेयर बनानी पड़ेगी, तभी आप लैंडफिल कैसे कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी, एक कमेटी बनाई गई जो मॉनिटर करती है कि हाँ कहाँ ये जो सॉलिड वेस्ट है ये कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। इंटीग्रेशन ऑफ रैग पिकर्स विद फॉर्मल सिस्टम बाय स्टेट, की जो रैग पिकर्स होते हैं बेचारे उनको फॉर्मल सिस्टम में ये लगाओ, मतलब कोई म्यूनिसिपलिटी है उधर उनकी जॉब लगाओ, फॉर्मल सिस्टम में उनको लेके आओ, नहीं तो वो एक जगह इधर होते हैं दूसरी जगह दूसरे होते हैं और वो अपनी रोजी उस चीज से निकाल लेते हैं। अगर उनको फॉर्मल सिस्टम में क्रिएट किया जाए उनसे हम काम ले सकते हैं, उनको भी फायदा मिलेगा, वो जो सोसाइटी है उसको भी फायदा मिलेगा। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, तो इसने रिप्लेस किया ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2011 को। अब इसमें है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिप्लेस्ड स्टेट ईपीआर। ये पहले यहाँ पे क्या होता था, किसी स्टेट को लगता था ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अभी थ्रू आउट इंडिया आपको आपकी कोई कंपनी है जिसने कोई वेस्ट प्रोड्यूस किया, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बोला भी था, कोई कंपनी है मेरी कंपनी है तो इसने वेस्ट जनरेट किया। पहले क्या होता था कि हाँ मेरे स्टेट में मैं बोलूंगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अभी पैन इंडिया की मेरा प्रोडक्ट कहीं पे भी जाए तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो वेस्ट या पॉलिथीन या कोई और चीज जिसकी वो जो पैकेजिंग का मटेरियल था या बाकी अगर वो चीज जो है वो खराब होगी, डिस्पोज ऑफ होगी, अभी थ्रू आउट इंडिया मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस वेस्ट को ठिकाने लगाऊं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल्स हैज बीन एक्सटेंडेड टू कंपोनेंट्स, कंज्यूमेबल्स, स्पेयर्स एंड पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। देखिए इसमें क्या था, पहले अगर मैं ये बोलता था कि फॉर एग्जांपल कि मोबाइल फोन है, मैं बोलता था मोबाइल फोन खराब हो गया तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में मुझे बोला जाता था कि आप क्या है, आपकी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वाला एक्स फोन है या वाई फोन आपकी कंपनी ने बनाया था तो आपको ये जो फोन्स यहाँ पे पड़े हैं आपको फाइन देना पड़ेगा या आपको इसके लिए पैसा देना पड़ेगा इसको ठिकाने लगाने के लिए। सो वो तो ठीक था, लेकिन कभी कभी क्या होता था, ऐसा होता था कि मैं लोगों को बोलता था या मैं अपने लोगों को बोलता था कि अगर वेस्ट जनरेट किया करना है तो आप क्या करो, आप फोन को तोड़ दो, उसके स्पेयर पार्ट्स होंगे, स्पेयर पार्ट्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगती थी। लेकिन इस रूल में जो अमेंडमेंट है उस पर यह बोला गया आपका फोन है उसका कोई भी पार्ट है कहीं पे भी है तो आपको आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर ये आपकी जिम्मेवारी है कि आपको ये चीज को ठिकाने लगा देना है। उसके बाद डिपॉजिट रिफंड स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस, इसमें एक स्कीम बनाई गई कि एक डिपॉजिट रखा जाता है। अगर ऐसा है कि आप मान लीजिए कोई जो है वो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कंप्लीट करता है, वो सारी चीजें अपनी जो है वो कंप्लीट करता है, या
कुछ भी चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी है, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि वो कंपनी जितना भी वेस्ट वो जनरेट करती है, उसको उसको ठिकाने लगाने के लिए जो भी पैसा चाहिए होगा, सो ये जो पैसा है वो कहाँ से आता है, उसके लिए हमने डिपॉजिट रिफंड स्कीम है इसको इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद हमने अर्बन लोकल बॉडीज जो था उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उनको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई साहब आपको भी क्या करना पड़ेगा, आपको भी जो है आप पे भी जिम्मेवारी है, आपको भी जो ऑर्फन प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी आप बोलेंगे ऑर्फन प्रोडक्ट्स को होते हैं क्या? देखिए कुछ प्रोडक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने बोला एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर एक्स कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, जस्ट अ सेकंड, अगर एक्स कंपनी का कोई प्रोडक्ट है तो वो एक्स की जिम्मेवारी है। लेकिन आप मान लीजिए कहीं पे आपको कुछ मिले, 100,000 टिश्यू मिले आपको, वहां पे कोई ब्रांड नेम लिखा ही नहीं है, सो मैं उसको बोलूंगा ऑर्फन प्रोडक्ट। ऑर्फन प्रोडक्ट उसे बोलते। एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्फन ड्रग, आई होप आपको पता हो, नहीं पता है तो मैं आपको बोलता हूँ ऑर्फन ड्रग क्या होता है। ऑर्फन ड्रग में ये होता है, ऑर्फन ड्रग में ऐसा होता है कि कोई कुछ बीमारियां होती है जो बहुत कम लोगों को होती है। अब जब बहुत कम लोगों को होती हैं तो उसका ये मतलब हुआ कि उसका ये मतलब हुआ कि वो जो दवाई, मान लीजिए 1 करोड़ जो है इंडिया की पॉपुलेशन, मान लीजिए 100 करोड़ जो है, 100 करोड़ में ये बीमारी 200 लोगों को है। अब 200 लोगों के लिए कोई कंपनी जो है वो दवाई बनाएगी तो उसको वहां पे क्या होगा, उसको नुकसान होगा, क्योंकि उसको फायदा ज्यादा नहीं मिलता, उसको रिसर्च करना पड़ता है, उसको इतना पैसा लगाना पड़ता है, स्टोर में रखना पड़ता है। ऐसे ड्रग्स को हम बोलते हैं ऑर्फन ड्रग्स। अब फिर गवर्नमेंट की रेगुलेशन है कि नहीं, ऑर्फन ड्रग्स को बनाना है, ऐसे ऐसे करना है, नहीं तो इन जो बीमारियां, ये रेयर बीमारियां होती हैं, इनके लिए जो ड्रग्स होते हैं उसको ऑर्फन ड्रग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उससे जो कंपनी होती है उसको फायदा नहीं मिलता ज्यादा, लेकिन अगर वो अपना फायदा ही देखेगा तो जो इंसानियत है उसको क्या क्या मिलेगा, उसको क्या फायदा उससे मिलेगा। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम फिर से देख लेते हैं। हमने इसमें बोला एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद ये जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं इसने रिप्लेस किया ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2011 को। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एप्लीकेबिलिटी है पैन इंडिया। इसमें एक डिपॉजिट रिफंड स्कीम जो है वो इसने इंट्रोड्यूस किया। जो डिपॉजिट रिफंड स्कीम है इसे डिपॉजिट रिटर्न सिस्टम भी कहा जाता है, या इसे एडवांस डिपॉजिट फी और जो डिपॉजिट रिटर्न स्कीम भी कहा जाता है। इसमें वही होता है, क्या होता है, एक आपको एक्स्ट्रा कुछ चार्ज देना पड़ता है, और जब भी आप कोई चीज ले लेते हैं और आपको रिबेट मिलता है, जब उसका आप समझ लीजिए कोई पैकेजिंग है, कोई रीयूजेबल पैकेजिंग है, वो आपने वापस किया तो आपको कुछ वो जो सरचार्ज आपको मिला था, आप मान लीजिए ऐसा समझाता हूँ जिसको नहीं समझ आ रहा, मान लो कि कोई आपने प्रोडक्ट लिया, आपको मिला वो 100 रुपए का, लेकिन आपसे वो लेते हैं 110 रुपए का। 110 रुपए का लिया, उसके बाद ये होता है कि आपने उसकी पैकेजिंग जब रिटर्न की तो आपको क्या है कि आपने उसकी पैकेजिंग जब रिटर्न की तो आपको वो 10 रुपए आपको वापस मिलेंगे, उसी को हम बोलते हैं डिपॉजिट रिफंड स्कीम। लेकिन इसमें ये भी था कि डिपॉजिट रिफंड स्कीम में कुछ पैसा कलेक्ट किया जाता है, सो दैट कि जो आपका ओवरऑल वेस्ट डिस्पोजल हो वो भी क्या है, वो भी फंड उससे हो जाए, उसका पैसा भी वहीं से निकल जाए। ठीक है जी। उसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज, आई होप आपको डिपॉजिट रिफंड स्कीम समझ आ गया हो, जिसे नहीं आया हो तो आप बता सकते हैं। उसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्फन प्रोडक्ट्स को देखना। 2018 में इसको कुछ चीजें हैं उसमें अमेंडमेंट्स की गई। उसमें फॉर्मलाइजिंग ई वेस्ट रिसाइकल सेक्टर, मतलब कि जो ई वेस्ट रिसाइकल सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जो रिसाइकल करता है सेक्टर, उसको फॉर्मलाइज करो, मतलब वहां स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर बनाने का मतलब कि प्रॉपर ऑफिस हो, प्रॉपर लोग हो, ये बंदे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बंदे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, 10 दिन में ऐसा होना चाहिए, 20 दिन में वैसा होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे फॉर्मलाइजेशन करना। उसके बाद न्यू प्रोड्यूसर विल शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें दूसरी चीज, न्यू प्रोड्यूसर और ओल्ड प्रोड्यूसर में क्या होता था, न्यू प्रोड्यूसर जैसे मैंने बोला था, सेल्स ऑपरेशन इज लेस देन एवरेज लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। मान लो जो सेल्स ऑपरेशन, किसी कोई दुकान खुली है, उसने कोई चीज बेची है, फिर हम उसको बोलते हैं भैया कि आप क्या करो, आपकी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो बोलता था कि नहीं मैं तो नया हूं, मैं मार्केट में नया हूं। वो क्या होता था, उसका मतलब होता था कि जो मैं सेलिंग ऑपरेशन, जो मैं अपना जो काम करता हूं वो मेरा सिर्फ चलेगा, आप मान लो 1 साल के लिए। 1 साल के लिए काम चला, उसके बाद मे बी वो किसी और सेक्टर में शिफ्ट हो जाए, किसी की दुकान थी अब वो कुछ और काम कर रहा है, सो वो इस रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाता था। लेकिन इसमें क्या है, जो
सेल्स ऑपरेशन जिसका लेस देन 1 ईयर भी हो या थोड़ा सा भी हो, उस पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगी। उसको भी छोड़ा नहीं जाएगा, उसको बोला जाएगा कि भैया तुम बोलते हो कि मैं अभी बिजनेस में आया हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगेगी, जो मेरा प्रोडक्ट है वो तो 5 साल में खत्म होगा, 10 साल में खत्म होगा। ऐसा नहीं है, आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगी, आपको देना पड़ेगा पैसा, ओके, या आपको फाइन देना पड़ेगा। प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस शेल अप्लाई टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे जाएंगे। अंडर द रिडक्शन ऑफ हजार्डस सबस्टांसेस प्रोविजन, कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग शैल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट फॉर कंडक्टिंग, जो है ये हजार्डस वेस्ट जो है इनका टेस्टिंग वेस्टिंग करना हो। आप ऐसा समझो कि फॉर एग्जांपल कोई वेस्ट निकला, अब इसका टेस्टिंग करना है, सैंपल लिया हमने कि इसको देखना है ये टॉक्सिक है या नहीं है। सो अब इसमें क्या होगा, जो अंडर रिडक्शन ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस जो ROHS वो कहलाता है, उसमें क्या कहता है, जो कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग है, जो खर्चा उस सैम्पलिंग में लगेगा कि आपको लगा वहां किसी केमिकल का ढेर, आपने वहां सैम्पलिंग किया, किसी बंदे को भेजा, फिर वो जो वहां सैंपल लिया उसको आपने किसी फॉरेन कंट्री में भेजा सैम्पलिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए कि क्या ये हार्मफुल है ये या नहीं है। वो खर्चा जो देगा इस टेस्टिंग का, सैम्पलिंग का, वो गवर्नमेंट देगा अंडर जो है रिडक्शन ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस प्रोविजन के अंडर, वो गवर्नमेंट पे वो खर्चा लगेगा। ओके, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी क्या है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में एक तो माइक्रोप्लास्ट होता है, माइक्रोप्लास्ट जिसका साइज होता है लेस देन 5 mm। सो ये एज ए माइक्रो बियर्ड यूज होता है कॉस्मेटिक्स में। आप समझिए ऐसा कि अगर आप देखेंगे टैल्कम पाउडर, तो टैल्कम पाउडर क्या होता है, वो थोड़ा सा स्लिपरी होता है, उसमें माइक्रो बियर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे आप समझेंगे प्लास्टिक के पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अच्छा ठीक ठाक स्लिपरी हो जाता है, उनको माइक्रोप्लास्टिक्स कहते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक्स भी हैं, वो बड़े हार्मफुल होते हैं एक्वेटिक लाइफ के लिए खास करके। और सिंगल यूज प्लास्टिक, ये तो आपको पता ही है, यूज एंड थ्रो होता है। अभी हम देखते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में क्या चीजें हैं। पहले फीचर्स, रूरल एरियाज हैव बीन ब्रॉट अंडर एम्बिट। पहले हम बोलते थे कि नहीं जी सिर्फ सिटी में लगेगा रूल, नहीं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंतर्गत हमें यह समझ आ गया है कि जो गांव वाले एरिया में वहां पे भी काफी ज्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है। सो रूरल एरियाज को भी इसके एम्बिट में लाया गया है कि रूरल एरियाज में भी पोल्यूशन है तो वहां पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेस्ट जनरेटर्स इज बीइंग इंट्रोड्यूस। सो ये पहली बार हुआ कि प्लास्टिक वेस्ट में कि वेस्ट जो जनरेट करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोली गई कि भैया तुम्हारी वजह से वेस्ट आ रहा है, तुम्हारी वजह से तुम फैक्ट्री चला रहे हो, इस वजह से वेस्ट आ रहा है, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे भी बोला गया कि सेग्रीगेशन एट सोर्स की, आप जो वेस्ट निकालते हो उसको क्लासीफाई करो, बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, डिग्रेडेबल कौन सा, हजार्डस कौन सा, आपको सेग्रीगेट करना है। पेमेंट ऑफ यूजर फी एज पर बाय लॉज ऑफ लोकल बॉडीज। देखिए आपको यूजर फी देना पड़ेगा। आप ऐसा समझो कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, आप समझो कि कोई फैक्ट्री है जो वेस्ट जनरेट करती है, तो उसको यूजर फी देना पड़ेगा, उसको फी देना पड़ेगा, तब जाके उसका जो वेस्ट होता है वो डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। तो उसको फी देना पड़ेगा, वो ये नहीं बोल सकता कि ये तो सरकारी है कि मैं फीस नहीं दूंगा, नहीं, उसको देना पड़ेगा फी। उसके बाद एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस की गई प्लास्टिक वेस्ट में। इसमें हमने क्लास में इसको डिस्कस किया था, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट फी फॉर एस्टैब्लिशिंग वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इसके लिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट फी है कि एक सिस्टम क्रिएट किया जाएगा। प्रमोट यूज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट फॉर रोड्स, की जो प्लास्टिक वेस्ट जो है उसके हम रोड्स बनाएंगे, उसको मेल्ट करके उसको रोड्स में यूज करेंगे, कहीं कहीं पे साउथ इंडिया में हो भी रहा है। उसमें अमेंडमेंट्स कुछ हैं, जो प्लास्टिक वेस्ट के जो रूल्स हैं इसमें अमेंडमेंट्स कुछ हैं। पहला इसमें अमेंडमेंट होता है फेजिंग आउट ऑफ मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक्स विच आर नॉन रिसाइक्लेबल एंड नॉन एनर्जी रिकवरेबल और विद नो अल्टरनेटिव यूज। देखिए मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक में जैसे नाम से पता चलता है काफी सारे लेयर्स होते हैं, और ये अगर रिसाइक्लेबल ना हो कि मतलब आपने इसको एक बार यूज किया फिर आप इसको नहीं यूज कर सकते, या नॉन एनर्जी रिकवरेबल मतलब इससे कोई एनर्जी भी रिकवर नहीं हो सकती, तो इन प्लास्टिक के मटेरियल्स को आपने फेज आउट करना है, खत्म करना है धीरे धीरे। सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोड्यूसर, इंपोर्टर, ब्रांड ओनर। आपका एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम होगा। अगर आप कोई प्रोड्यूसर हो या आप इंपोर्ट करते हो कोई चीज जिससे प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, या कोई ब्रांड है आपका, कोई कंपनी है जिससे भी अल्टीमेटली एक वेस्ट जनरेट हो जाएगा, तो एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्रिएट किया गया जो रजिस्ट्रेशन करेगा। नेशनल रजिस्ट्री प्रिस्क्राइब की गई फॉर प्रोड्यूसर्स विद प्रेजेंस इन मोर देन वन स्टेट। तो कोई ऐसा है कि कोई आप समझो कि कोई कंपनी है जिसका एक दो जगह पे
अपना बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट है, 2-3 स्टेट्स में वो काम करता है, तो उनके लिए भी क्या है, उनके लिए भी एक नेशनल रजिस्ट्री क्रिएट की गई। नेशनल रजिस्ट्री से क्रिएट मतलब क्या होता है, नेशनल रजिस्ट्री क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि वहां पे अब एक डेटा होगा कि ये फलानी जो वेस्ट है ये फलानी कंपनी का है, क्योंकि नेशनल लेवल पे एक डेटा अवेलेबल होगा। उसके बाद हम कहते हैं स्टेट लेवल रजिस्ट्रेशन की गई। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, स्टेट तक ही जो कन्फाइंड होते हैं, उनके लिए स्टेट लेवल रजिस्ट्रेशन अप्लाई होती हैं। उसके बाद हम करते हैं बात वेटलैंड रूल्स 2010 की। वेटलैंड रूल्स में इसके हिसाब से क्या कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी आप क्रिएट कर लीजिए, स्टेट्स में भी और यूटीज में भी, जिसे हेड करेगा विच विल बी हेडेड बाय जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट होगा, वो उसे हेड करेगा। उसके बाद नेशनल वेटलैंड कमेटी रिप्लेसेड सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेशन अथॉरिटी। अब इसका हेड कौन होता है, नेशनल वेटलैंड कमेटी अब है जिसने रिप्लेस किया सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेशन अथॉरिटी को, उसे हेड करता है सेक्रेटरी, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का जो मिनिस्टर होता है, सेक्रेटरी जो होता है, वो उसे हेड करता है नेशनल वेटलैंड कमेटी को। तो अभी वेटलैंड नेशनल वेटलैंड कमेटी है जिसने रिप्लेस किया सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को। ये प्रोहिबिट करता है कि कोई भी जमीन आप वेटलैंड में है तो आप उसमें बिल्डिंग बनाओगे, नहीं जी, ऐसा आपको हक नहीं है। सेटिंग अप डिजिटल इन्वेंट्री ऑफ वेटलैंड्स एंड ऑल्सो नेशनल डिपॉजिटरी। तो आपको एक डिजिटल इन्वेंट्री मतलब एक रिकॉर्ड रखना है डिजिटल फॉर्मेट में नेशनल लेवल पे, जितने भी आपकी कंट्री में वेटलैंड्स हैं उनके लिए। उसके बाद कोस्टल रेगुलेशन जोन की यहाँ पे बात होती है। कोस्टल रेगुलेशन जोन्स, कोस्टल एरियाज आर नॉट पार्ट ऑफ वेटलैंड्स। सी वाले एरिया होते हैं, रिवर वाले एरिया होते हैं या बैक वाटर्स होते हैं। जैसे ये याद रखेंगे आप, शैलेश नायक कमेटी जो थी इसने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी किस लिहाज में, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स, क्योंकि कोस्टल एरियाज भी बड़े फ्रेजाइल होते हैं, वहां का जो एनवायरनमेंट होता है उसको भी हमने प्रोटेक्ट करना होता है, तो इसके लिए हमने कोस्टल रेगुलेशन जोन ये वाले चीजें डिक्लेयर की। और इसमें शैलेश नायक कमेटी अब याद रखेंगे। देखिए जोन्स को डिवाइड किया गया CRZ1, CRZ2, CRZ3 और CRZ4। CRZ1 क्या है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव लाइक मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, यहाँ पे आप बिल्कुल कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। जो CRZ1 है इसमें नो कंस्ट्रक्शन एट एनी कॉस्ट, आप बिल्कुल अलाउड नहीं है कि आप वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन करिए। उसके बाद CRZ2, एरियाज विच आर डेवलप्ड इनटू shoreline falling within municipal limits includes built up area। ये कुछ एरियाज आप समझेंगे कि जो CRZ1 के बाहर कुछ एरियाज आ गए जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव नहीं है, यहाँ पे कुछ कन्फाइंड सी थोड़ी सी आपको परमिशन है, बट जो CRZ1 है वहां बिल्कुल आप कुछ नहीं कर सकते, कोई कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। उसके बाद CRZ3, एरियाज रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड, रूरल प्लस अर्बन, नॉट सब्सटेंशियली डेवलप्ड। अब CRZ3 जो एरियाज हैं ये रूरल में, अर्बन में हो सकते हैं। कोस्टल रेगुलेशन जोन जो थर्ड आता है सेक्टर, उसमें ये एरियाज अनडिस्टर्ब्ड होते हैं। आप देखेंगे गांव में या कुछ एरियाज में ऐसे एरियाज होते हैं कोस्टल एरियाज में जो बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड है, वहां पे कोई पॉपुलेशन नहीं है, कोई वहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो यहाँ पे आपने सस्टेनेबली आपको डेवलपमेंट कुछ करनी है तो बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा आपको परमिशन यहाँ पे भी लेनी पड़ती है। सो CRZ3A जो है यहाँ पे जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है रूरल का, सो यहाँ पे भी आपको काफी इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सो उसके बाद हम करते हैं बात CRZ3B, पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे लो होती है। सच एरियाज कंटिन्यू टू हैव, जो यहाँ पे NDZ होते हैं, जो जस्ट अ सेकंड, ओके, CRZ3B जो होते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन लो होती है। आपने ये इतना आपको याद नहीं रखना है, बस आप यहाँ पे ये वाले में रखिएगा याद, जो शैलेश नायक कमेटी है उसको आप याद रखिएगा, उसी को आपने याद रखना है। बाकी यहाँ पे जो जोन्स हैं उसको आपने याद नहीं रखना है। सो ये जो CRZ जोन्स होते हैं, सच एरियाज कंटिन्यू टू हैव NDZs। NDZs मींस नो डेवलपमेंट जोन्स होते हैं ये ऑफ 200 मीटर्स। 200 मीटर्स इनमें ऐसा एरिया होता है जो नो डेवलपमेंट जोन होता है, जहां पे आप कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद CRZ4 होता है एक्वेटिक एरियाज फ्रॉम लो टाइड अप टू टेरिटोरियल लिमिट्स, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस आप वही याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे इस वाले में आप याद रखें कोस्टल रेगुलेशन जोन्स में कि ये शैलेश नायक कमेटी थी, और इसमें इकोलॉजिकली जैसे CRZ1 है, CRZ2 है। सो CRZ1 में इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज आते हैं, यहाँ पे बिल्कुल कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है।
CRZ-2 में कुछ आप कर सकते हैं सस्टेनेबली जो डेवलपमेंट, कुछ काफ़ी छोटी चीज़ें वो कर सकते हैं। तो ये आप याद रखिए, यहाँ पे शैलेश नायक कमेटी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्ट नथिंग इज इम्पोर्टेंट इन इट। उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सेटअप किया गया अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में। अब इसका एम क्या था? देखो, कोई केस होता है एनवायरनमेंट के रिलेटेड, किसी कंपनी का, उसको गवर्नमेंट बंद कर लेती है, तो वो फिर कोर्ट में जाता था, तो काफी ज्यादा हिचकिच, या किसी प्रोजेक्ट को रोकना है तो उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। अब ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना, ये इसलिए बना कि सो दैट एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो भी केस है वो फास्ट डिस्पोजल हो जाए खट से। उसके बाद इंडिया सिर्फ थर्ड कंट्री है दुनिया में जिसने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया है। और आपके लिए होमवर्क है, आप देंगे पहले 2 कंट्रीज कौन से हैं जिन्हें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया। ओके, और आप याद रखिए, जो भी केस इस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास आता है उसे डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है विद इन 6 मंथ्स। ऐसे नहीं कि तारीख पे तारीख, यहाँ 6 मंथ्स में आपको उसको खत्म करना ही करना पड़ता है। देखिए, चेयरपर्सन जो होता है, इट्स अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद CGI और कुछ जुडिशियल मेंबर्स। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो चेयरपर्सन है उसे अपॉइंट किया जाता है बाय गवर्नमेंट, लेकिन इन कंसल्टेशन विद CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इनका ये जो मेंबर्स होते हैं, इसके जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, इनका जो टर्म होता है वो 5 साल के लिए होता है। 5 साल के बाद वहां पे दूसरा कोई आता है। अभी पावर की बात देखते हैं। ओवरऑल सिविल केसेस इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, वो जाए, उसका अथॉरिटी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, तो उसके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कभी भी इंटरफेयर कर सकता है। ओके, उसके बाद नॉट बाउंड बाय प्रोसीजर्स लेड अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सिविल एक लॉ जो होता है उसने कुछ चीज बोली है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। सो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उस सिविल लॉ का मोहताज नहीं है। ये क्या करेगा, इसको देखना है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कैसे मैं करूं। उसके बाद गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो नेचुरल जस्टिस है उस हिसाब से ही चलता है ये भी। ओके, रिलीफ एंड, अगर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हम मोटे मोटे पॉइंट्स देखें तो रिलीफ एंड कॉम्पनसेशन, किसी को नुकसान हुआ तो उसको रिलीफ देना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की अथॉरिटी में आता है। कंपनसेशन देना उसकी अथॉरिटी में आता है। इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड फाइन अप टू 10 crores, किसी ने गलती की उसको पनिशमेंट मिल सकती है अप टू 3 years, और फाइन अप टू 10 crores, या बोथ, दोनों चीजें। और आपको याद रखना, अपील टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लाइज विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 90 डेज में भी ये देखना है। मतलब कहने का ये कि मतलब कि अगर आप खुश नहीं है, आपके हक में जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कोई फैसला दिया, आप उससे खुश नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। तो आपको सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो आपको 90 डेज में आपको जो केस है उसको करना पड़ेगा। सो NGT से जो केस जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से जो केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो विद इन 90 डेज उसका भी सुनवाई एंड डिस्पोज ऑफ हो जाता है। सो हमने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को कवर किया है यहाँ पे। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। सो नाउ अभी हमने कुछ नहीं छोड़ा जो हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है। सो थैंक यू गाइस। कुछ भी होता है तो प्लीज़ फ़ोन कर लीजिए, और इंशाल्लाह एग्ज़ाम से 1 महीना पहले जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपको मैं करंट अफेयर्स अपडेटेड दूंगा। आपको कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट इट डजंट मीन दैट you will stop looking for current affairs in the environment. You have to do your homework. You can continue with your newspapers and other sources जहाँ से आपको current affairs मिल जाता है. You can continue with those sources. I'll provide you some additional material. So both उससे क्या इंश्योर होगा, विल इंश्योर कि कोई पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।